संवाद करने का प्रयास करता हूं। लेकिन इस कोर टीम के अलावा जिलों में भी हमने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बना दिए सब। और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप में केवल सरकारी अधिकारी नहीं, हमने डॉक्टर, समाज सेवी, कुछ और लोगों को जोड़ने का प्रयास किया है। मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं प्रदेश के सभी समाज सेवियों को, स्वयंसेवी संस्थाओं को, पत्रकार मित्रों को, जिनने प्रेरित करने का काम किया है कि व्यापक पैमाने पर भोजन और राशन पहुंचाने का काम हमारी स्वयंसेवी समाजसेवी संस्थाओं ने किया है। मैं उनका आभारी हूं। हमने ये प्रयास भी किया कि आर्थिक गतिविधियां ठप है लॉकडाउन के कारण, और उन ठप हुई गतिविधियों के कारण मजदूर पर रोजी रोटी का संकट है, और इसलिए व्यापक पैमाने पर 3 महीने का राशन प्रदेश के 5 करोड़ 40 लाख लोगों को एक साथ ही प्रदाय कर दिया गया। कुछ लोग उसमें छूट रहे थे तो 32 लाख और हमने जोड़े, उनको राशन प्रदाय की व्यवस्था की जा रही है। और 2 महीने का राशन और अभी इस अप्रैल के महीने में फिर से 1 किलो दाल से चावल और गेहूं इसका प्रदाय कर दिया जाएगा। लगभग 4 करोड़ खातों में अलग अलग, मैं उसके विवरण में नहीं जाना चाहता क्योंकि पहले वो आ चुका है, अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत, जिसमें प्रधानमंत्री जी गरीब कल्याण पैकेज भी और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत धनराशि भी डालने का काम किया है, ताकि रोज जो कमा के खाते थे उनकी जिंदगी की गाड़ी चल जाए। मित्रों, अभी लॉकडाउन की 14 अप्रैल तक की अवधि समाप्त होने वाली है, 21 दिन का लॉकडाउन। लेकिन इस 21 दिन के लॉकडाउन के बाद भी कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मुख्यमंत्रियों के साथ, उसमें आम राय ये थी कि अभी लॉकडाउन हटाना उपयुक्त नहीं होगा, संक्रमण के प्रभावित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसलिए लॉकडाउन समाप्त ना किया जाए। मध्य प्रदेश भी इसी मत का है कि 14 अप्रैल को लॉकडाउन समाप्त करना प्रदेश की जनता के हित में नहीं है। ये सही है कि अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित है, गरीब परेशान भी है, लेकिन जनता की जिंदगी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और जनता की जिंदगी की कीमत पर और कोई समझौता नहीं किया जा सकता। लेकिन 14 तारीख के बाद जो लॉकडाउन होगा उसका स्वरूप अलग होगा। एक तो हमने कई चीजों की छूट दी है, कटाई में पहले छूट दे दी थी, प्रदेश में 80% से ज्यादा कटाई हो चुकी है। 1 सप्ताह के अंदर मुझे लगता है पूरी फसल कट जाएगी हमारी। 15 अप्रैल से उपार्जन हम गेहूं का प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि किसान का उत्पाद है, किसान कहां जाएगा। फसल कटाई में भी मजदूरों को आने की छूट दी, हार्वेस्टर आए, बाकी चीजें आए, और अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमने और ज्यादा उपार्जन केंद्र खोल के इसकी खरीदी प्रारंभ करने का फैसला किया है। कई और जरूरी चीजें हैं, जैसे अब तेंदुपत्ता टूटेगा, गरीबों की रोजी रोटी उससे चलती है, उसकी अनुमति हम दे रहे हैं। वनोपज का संग्रह, महुए का फूल, महुए की गुल्ली, करंज का बीज, अचार की चिरौंजी, कई लोगों की जिंदगी इससे चलती है, उसकी छूट भी हम दे रहे हैं। और बाजार ना लगने के कारण अगर खरीदने की जरूरत पड़ी तो वनोपज संघ खरीदेगा। तो जितनी राहत और सुविधा जनता को प्रदान की जा सकती है करने का हम प्रयास कर रहे हैं। मैं एक बार कोरोना योद्धाओं को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने मानव सेवा का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। पत्रकार मित्रों को प्रणाम करता हूं, आपने जान जोखिम में डाल के
सेतु बनने का काम किया है। मैं इतना निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि ये विशेष स्थिति है, ये सामान्य परिस्थितियां नहीं है, और आने वाले समय में भी क्या होगा इसकी निश्चित कोई जानकारी हमको 100% कोई नहीं कह सकता। जिस ढंग की ये बीमारी है, न्यूयॉर्क की हालत और अमेरिका की स्थिति हम जानते हैं, लेकिन उम्मीद है कि जनता के सहयोग से जो प्रयास किए जा रहे हैं हम इसको नियंत्रित कर पाने में सफल होंगे। आपसे मेरी यही अपील है कि इन विशेष परिस्थितियों में आपका सकारात्मक सहयोग, जनता का मन बनाने का, इस बीमारी की गंभीरता, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ भाड़ में ना निकलें। आपने पत्रकारिता के उच्च मानदंडों का पालन किया है, क्योंकि जब मानवता संकट में होती है तो फिर उनका मन जनता का ठीक दिशा में बनाने का काम बड़े पैमाने पर मीडिया करता है, और वो आपने किया है। और मुझे विश्वास है कि आगे भी इस संकट से निपटने में आपका सकारात्मक योगदान निश्चित तौर पर मिलता रहेगा। केवल सोशल मीडिया में कई बार ऐसी चीजें आ जाती हैं जिसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं रहता, कई तरह की अफवाहें, कई तरह की ऐसी चीजें कि जो कई बार विचित्र सी परिस्थितियां पैदा कर देती है। मेरा निवेदन यह है कि जब ऐसी कोई खबरें हो या कोई चीज चले तो पुष्टि जरूर हो जाए। सामान्य परिस्थितियों में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये असामान्य परिस्थिति है जहां हम सबको मिलकर एक रहना है। मुझे खुशी है कि सभी जाति, सभी धर्मों के लोग, मैंने धर्म गुरुओं की बैठक की, एक स्वर से सभी धर्म गुरुओं ने कहा कि नहीं हम इसमें साथ हैं, सबका सकारात्मक योगदान मिला है। स्थिति बिगड़ी नहीं है। आपका ये सकारात्मक सहयोग लगातार मिलता रहेगा, और खबरें भी पूरी पड़ताल करके आप दे ही रहे हैं, ताकि ऐसे समय कोई ऐसी खबर ना आए जो लोगों के मनोबल को डिगाए। क्योंकि इस समय मिलके एक मन से हम सबको लड़ना है इस महामारी से, और इसको पराजित करना है। आप सब को एक अच्छी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि कोरोना, और आपसे मेरा निवेदन है कि जनता को भी बताएं, कोरोना ऐसी बीमारी नहीं कि जो ठीक ना हो सके। समय पर उपचार अगर मिल गया तो ये बिल्कुल साधारण बीमारी है, और ये साधारण सी दवाइयां इसमें देते हैं। जो लोग ठीक हो गया है उनसे पूछिए, सेटर्जिन और क्लोरोक्वीन, मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, इसी तरह की दवाई है, ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है। लेकिन अगर देर हुई तो ये बीमारी कहीं लंग्स में प्रवेश कर गई तो फिर ये जानलेवा हो जाती है। हमारे यहाँ विशेषकर इंदौर में जो मृत्यु का आंकड़ा बढ़ा वो इसलिए कि ज्यादातर पेशेंट्स ऐसी स्थिति में आए कि उनकी स्थिति फिर ठीक करने लायक नहीं बची। लेकिन 38 लोग हमारे, जिनमें इंदौर के भी शामिल हैं, भोपाल से भी शामिल हैं, ग्वालियर से, जबलपुर से, स्वस्थ होकर निकले हैं। यह हमें आश्वस्त करता है कि इस महामारी से लोग लड़े हैं और जीते भी हैं। इसलिए ये जागरूकता भी रहे कि कोरोना हो गया तो कोई मर गया, ये बिल्कुल नहीं है। बस समय पर लोग आ जाए और इलाज हो जाए, और इलाज जो है वो सेट है उसका तरीका, तो इससे बचा जा सकता है। आज मुझे लगा कि आपसे सीधा संवाद एक बार मेरा होना चाहिए, क्योंकि मैं तो ऐसी परिस्थितियों में शपथ मैंने ली कि और कहीं सांस लेने का मुझे मौका ही नहीं मिला। लगातार एक ही अभियान में जुटा रहा, लेकिन टेलीविजन और समाचार पत्रों के माध्यम से हम लोग लगातार जुड़े रहे। धन्यवाद।